अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारिक। थोड़ा देर लगी दूसरा एपिसोड या दूसरा सेक्शन करने में, मुल्की हालात की वजह से भी शायद। तो हमारा जो पहला लेक्चर था वो थोड़ा सा मैं उसको जो है वो रिवाइज कर लेता हूँ कि हम सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहे थे कोरोनरी आर्टरीज में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं। और उसके अंदर हमने जो बताया था वो बताया था कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिससे सप्लाई मुतासिर होती है वो एक्चुअली दो किस्म की होती है, एक फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन और एक डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन का तो हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर जिक्र कर लिया, बहुत सिंप्लीफाइड करके उसको, ताकि हमारा एक आम सुनने वाला जो है उसको सुन सके। अब रह जाता है डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन की बात। तो आइए कि ये डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम आज ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है इसकी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। लेकिन पहले जो है डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन को आप समझ लीजिए। डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो दो किस्म की है। एक तो क्लॉटिंग की वजह से होती है, नहीं कि ब्लड जो है वो क्लॉट कर गया। क्लॉट का क्या मतलब है? जम गया, ठीक। और दूसरी जो डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है वो है कोरोनरी स्पैज़म। ये स्पैज़म क्या है? एक कोरोनरी स्पैज़म क्या चीज़ होती है? मतलब जो वेसल्स है कोरोनरी आपकी हार्ट की, उसमें कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो स्पैस्टिक हो गई है, यानी वो खुद से जो है उसने अपना मुंह थोड़ी देर के लिए सुकेड़ लिया है, ठीक है। जिसकी वजह से उसका जो होल था, जब उसने अपने मुंह को सुकेड़ा, स्पैस्टिक हो गई, स्पैज़म में चली गई, तो वो मुंह बंद हो गया ना। तो ये दोनों डायनेमिक हुए, यानी एक जगह क्लॉट आया, जाहिर है वो फिक्स नहीं है, वो डिसॉल्व हो सकता है, वो खुद से भी डिसॉल्व हो जाता है, और उनके लिए मेडिसिन भी हैं जो कि क्लॉटेड ब्लड को डिसॉल्व कर सकती है। और दूसरा जो है स्पैज़म, यानी कोरोनरी जो आर्टरीज हैं उनके मसल्स जो हैं वो किसी भी वजह से ट्रिगर होकर स्पैज़म में चले गए, और नतीजतन क्या हुआ, उसने कोरोनरी का जो मुंह था वो बंद कर दिया। ज़ाहिर है फ्लो के ऊपर एक असर, लेकिन ये स्पैज़म भी रुकावट फिक्स तो नहीं है। ये तो जब तक है जब तक उस मसल्स ने टाइट होने की वजह से उसको कोरोनरीज को के होल को बंद किया है। तो ये ज़ाहिर है दोनों चीज़ें डायनेमिक हुई ना, फिक्स तो नहीं हुई, क्योंकि बगैर फिक्स रुकावट के क्लॉट हो सकता है, चांसेस हैं, ऐसे केसेस सामने हैं कि आर्टरीज वो तकरीबन नॉर्मल थी कोरोनरीज, सिर्फ जाके क्लॉट जमा और वो उसने जो थी ब्लॉकिंग कर दी। और ऐसा भी है कि बिल्कुल नॉर्मल कोरोनरीज हैं, बिल्कुल वेसल्स के अंदर कोई रुकावट नहीं है, कोई फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और उसके आर्टरीज में ये खुसूसियत है कि वो ट्रिगर होकर किसी भी चीज़ से वो स्पैज़म में चली गई, और उसने वहाँ की फ़्लो जो थी खून की, हार्ट की, वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दी या रोक दी या कम कर दी। तो ये वाज़ेह हो गया कि डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन और फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन, यही दो किस्म के ऑब्स्ट्रक्शन हैं कि जो कि हम दरअसल एड्रेस करते हैं किसी भी हार्ट अटैक के अंदर। तो जब आम तौर से क्लॉट
बनता है वो बिल्कुल नॉर्मल कोरोनरीज के अंदर तभी बन सकता है जब ब्लड के अंदर कोई खराबी हो, क्लॉट जमाने की, यानी हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट, ऐसी स्टेट ब्लड के अंदर हो कि जिससे वो कहीं भी क्लॉट हो सकता है। एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी ये कि आपकी आर्टरी के अंदर एक प्लेट था, गुठली कह लें, ऑलरेडी यहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ वाला आके थोड़ा ठहर रहा है। और एक बात याद रखिएगा कि खून के अंदर जो है ये खुसूसियत है कि जहाँ उसको ठहराव मिला, रुकावट मिली उसके फ्लो के अंदर, वो वहाँ पर क्लॉट हो जाएगा। ये उसकी अपनी कुदरती खुसूसियत में है चीज़। तो लिहाजा ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ऑलरेडी फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन होगा और उसके अंदर जो है जो खून गुज़र रहा है उसको जो जहाँ जहाँ रुकावट मिल रही है वहाँ पे वो क्लॉट होना शुरू हो गया। तो वो क्लॉट बढ़ते 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 उसने लेकर हार्ट को बंद कर दिया। यहाँ तक अगर आपने चीज़ को समझ लिया तो आपको इसके मुख्तलिफ सिनेरियोज जो है ना, पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। नंबर एक जो चीज़ है वो ये पता चलेगी कि कुछ लोगों के अंदर एक ख़ास हद तक काम करने में, चलने में, सीढ़ी चढ़ने के पर या एक ख़ास फंक्शन करने के बाद उनके अंदर जो है वो सिम्टम्स डेवलप होते हैं। यानी वो सिम्टोमेटिक होते हैं, चेस्ट की शिकायत करेंगे, ब्रेथलेसनेस की शिकायत करेंगे, एक ख़ास मूवमेंट में, फिज़िकल मूवमेंट में। तो ये क्लॉट बनता ही यूँ ही है कि अगर आप कहीं पर भी फ्लो के दौरान में रुकावट ले आएँ तो ऑटोमेटिकली खून में कोई ख़राबी हुए बगैर ही सिर्फ खून का ठहर जाना, रुक जाना क्लॉट का बाइस हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पर लोगों में वो यही है कि एक फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन आई जो आहिस्ता आहिस्ता करके बनी और उसके ऊपर एक क्लॉट आ गया। और ज़्यादातर से मेरी मुराद ये है कि 99.9% लोगों को यही चीज़ है। स्पाज़म जो है ना वो बहुत कम लोगों में होता है और आम तौर से जिनको होता भी है वो मिसडायग्नोज रहता है बहुत अरसे तक, क्योंकि स्पाज़म में कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं मिलती है, तो वो समझ ही नहीं आता कि इसको ये कैसे हो रहा है, हार्ट अटैक या एंजाइना बग़ैर किसी रुकावट के। तो बहुत देर के बाद जो है डॉक्टर हज़रात समझ पाते हैं कि स्पैज़म भी एक कोरोनरी की एक बहुत बड़ी किस्म है। लेकिन क्योंकि 99.9% लोगों के मामला फिक्स डिपॉजिट ऑब्स्ट्रक्शन में ये है और डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्लॉट फॉर्मेशन है उस फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो मैं आपको थोड़ा सिम्टम्स की तरफ लेके जाता हूँ कि आमतौर से लोगों को किस चीज़ में क्या शिकायत होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस मामलात के अंदर शिकायत क्या होती है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर बहुत सारे मसले जो हैं वो आगे जाकर हल हो जाएंगे। तो मैं इसको फ़िलहाल वाइप ऑफ करता हूँ।
और मैं आपको बताता हूँ कि यूँ समझ लीजिए कि एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, और फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर उसको क्या होगा, अभी तक क्लॉट नहीं बना, ठीक, सिर्फ फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अब फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन की जाहिर है कि स्टेजेस हैं, और वो स्टेजेस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है ना। मसलन 10% ऑब्स्ट्रक्शन है, 20% ऑब्स्ट्रक्शन है, 30% है, 50% है, 60% है, 70% है, 90% है, ठीक है ना। 10% तो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ ऐसी हो गई कि सिर्फ हल्का सही डेंट आया है कोरोनरी चेकिंग के दौरान में एंजियोग्राफी में, ठीक। 20 उससे ज़्यादा, 30 उससे ज़्यादा, 60 जो है वो ज़ाहिर है उसका 60% जो है वेसल जो है वो बंद है, सिर्फ 40% खुला हुआ है। 90% के अंदर आपको मिलेगा कि सिर्फ एक बिल्कुल मामूली सी जगह जो है वो फ्लो के लिए है, बाकी जो है वो मुश्किल से कोई फ्लो जो है वो कोरोनरी की तरफ जा सकेगा। तो ज़ाहिर है इस किस्म के ऑब्स्ट्रक्शन में ये जैसे जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ती चली जाती है उसी हिसाब से सिम्टम्स भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर एक शख्स को है भी तो वो इंतहाई भागने पे पता चला उसको, या इतना दौड़ लगाई उसने, या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन किया तो पता चला कि नहीं मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती अब, बल्कि थोड़ा सा मैं सांस जो है वो उखड़ जाता है, ठीक है। ज़ाहिर है 60% के ऊपर या 70% के ऊपर उसके साथ ये हो सकता है कि वो 2 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उस पर दबाव आता है, या उसकी सांस जो है वो उसके साथ साथ फूलती है। 90% पे ये सूरत हाल हो सकती है कि ज़ाहिर है फ्लो बहुत ही इतना ऐसा रह गया, तो उसके अंदर क्या सूरत हाल होगी कि वो 90% के अंदर वो थोड़ा सा भी चलेगा ना, यानी अगर वो अपने कमरे से निकल के वॉशरूम तक जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये एक रफ एस्टिमेट है सिम्टम्स का अगेंस्ट द ऑब्स्ट्रक्शंस। लिहाजा एक रफ एस्टिमेट को जो है वो हम आम तौर से एक सिंपल एक्सरसाइज कराकर मालूम कर लेते हैं, और उस सिंपल एक्सरसाइज का नाम है ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। टेस्ट है ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। और ये हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हम किसी को नेगेटिव या पॉजिटिव कह दें कि भाई इसको है एंजाइना और इसको नहीं है, इसको रुकावट है या रुकावट नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप 90% ऑफ रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे ETT के, तो वो अपने कंक्लूजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हैं कि ETT नेगेटिव या ETT बॉर्डर लाइन या ETT पॉजिटिव। दरअसल इस ETT को करना नेगेटिव और पॉजिटिव करना ही नहीं काफ़ी होता, बल्कि इस टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि इसकी फंक्शनल कैपेसिटी क्या है, पेशेंट की, मरीज की फंक्शनल कैपेसिटी क्या है। यानी ये आप उसको एक्चुअली स्टेजेस करवा रहे होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5, और हर स्टेज के अंदर उसकी रफ्तार बढ़ा रहे होते हैं। जैसे जैसे आप रफ्तार बढ़ाते हैं वैसे वैसे हार्ट तेज दौड़ता है, तेज चलता है, ठीक है।
जाहिर सी बात है बंदा जो है वो एक स्टेज के अंदर फास्ट होता चला जा रहा है, फर्स्ट में हल्का था, सेकंड में उससे तेज़ हुआ, थर्ड में उससे तेज़ हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसका हार्ट रेट भी बढ़ा। हार्ट रेट बढ़ा तो इसका मतलब हार्ट की डिमांड बढ़ी। हार्ट की डिमांड जब बढ़ी तो उसके अगेंस्ट सप्लाई कौन से स्टेज पर आकर रिफ्लेक्ट हुई है, ईसीजी ट्रेसिंग के अंदर। यहाँ से हम एक रफ एस्टीमेट, मैं ये नहीं कह रहा आप 100% बता सकते हैं, लेकिन आप इन स्टेजेस से एक फंक्शनल कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं उस पेशेंट की। ये बता सकते हैं कि ये जो है ये थर्ड स्टेज के ऊपर क्योंकि बोला है, इसका हार्ट वो नहीं चल सका है, उसके डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आया है, नतीजतन ये पेशेंट की फंक्शनल कैपेसिटी जो है वो ये है कि ये इतना चल सकता है या इतना एग्जर्ट कर सकता है, उसकी सीलिंग पता चल जाती है मरीज़ की। और ये कोई भी आपको ईटीटी के अंदर नहीं बता रहा होता। आप कोई भी आपने अगर कराया है टेस्ट ना, आप उठाए ना, देख लीजिएगा। मैंने कहा ना 90% डॉक्टर्स ईटीटी के अंदर जो असल चीज़ है उसको नहीं बताते। जो बदकिस्मती है रिपोर्टर्स की कि वो रिपोर्ट नहीं करते हैं सही चीज़ को। असल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शनल कैपेसिटी। मरीज को मालूम होना चाहिए कि मेरी सीलिंग क्या है, मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो मेरा डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम डेवलप होगा, और जब मेरा डिमांड तो मुझे इससे ऊपर नहीं जाना। क्या मैं इतनी सीलिंग में रहकर अपना फंक्शन कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? अगर वो गुजार सकता है तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि फिर वो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना चाहिए उसको, कि उसके ऊपर कभी हार्ट अटैक भी ना आए और वो अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजार सके। लेकिन बाबा उसको फंक्शनल कैपेसिटी तो बता दो मरीज़ को, आसान बताओ ना। या अगर आप एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को वो रिपोर्ट दे रहा है तो NYCA यानी नेशनल जो फाउंडेशन है कार्डियोलॉजी की, जो हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने क्लासिफाइड किया हुआ है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। आप NYCA ग्रेड 1 लिख दें, NYCA ग्रेड 2 लिख दें, ठीक है, आपने पेशेंट को नहीं बता रहे। लेकिन एक डॉक्टर से जब दूसरे डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट जाएगी और उस पर उसका ग्रेड लिखा होगा फंक्शनल कैपेसिटी का, जो एक टेक्निकल वर्ड है, तो वो उसको इंटरप्रिटेशन में ले आएगा। वो कहेगा देखें आप इतना चलने के बाद आपका डिमांड और सप्लाई का मसला आ जाता है, लिहाजा अब आपने फैसला ये करना है कि आपने इससे आगे जाना है या अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी है, ताकि हम अपने ट्रीटमेंट को एडजस्ट कर सकें आपकी रिक्वायरमेंट पे। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। तो ये ईटीटी जो है, यहाँ पे सिर्फ आपने नेगेटिव, पॉजिटिव और बॉर्डर लाइन नहीं मालूम करना आपके डॉक्टर से। आप उससे ये कहेंगे जी मुझे फंक्शनल कैपेसिटी बताइए ताकि मुझे पता चले कि क्या है। और चीज़ में एक और भी चीज़ है जो कोई नहीं बता रहा होता। देख लीजिए रिपोर्ट है, 90% रिपोर्ट्स के अंदर आपको हैरान कुन तरीके से जो कंक्लूजन होगा उसमें कोई चीज़ विड्रॉ नहीं हो रही। आपकी कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है उस सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन में। 3 आर्टरीज है ना, वो हार्ट के मुख्तलिफ एरियाज को सप्लाई कर रही हैं। वो एरियाज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके 12 लीड ईसीजी के अंदर, जो कि ट्रेसिंग निकल रही है आपकी दौड़ने के दौरान। आपका एक समझदार डॉक्टर रफली गाइड कर सकता है कि आपकी 1 आर्टरी इन्वॉल्व है, 2 आर्टरी इन्वॉल्व है, 3 आर्टरीज इन्वॉल्व है। तो वो एक रफ एस्टिमेट, रफ गाइडलाइन ज़रूर दे सकता है। कितने ईटीटी रिपोर्ट के अंदर ये रफ गाइडलाइन होती है नहीं लिखते।
स्ट्रेट अवे कह देते हैं जाओ एंजियोग्राफी के लिए, तुम जाके एंजियोग्राफी करा लो। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी ना एटीटी की रिपोर्ट के अंदर। ए, पॉजिटिव है या नहीं है, रुकावट है या नहीं है, फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। बी, कि इसकी फंक्शनल कैपेसिटी क्या है इस पेशेंट की, मैं इसको कितनी इजाजत दूं, इसकी सीलिंग क्या बताऊंगे, इतना चलना है, इससे ज़्यादा नहीं चलना है, इससे ज़्यादा चलोगे या इससे ज़्यादा काम करोगे आपको दर्द आएगा, चैलेंज करोगे अपने हार्ट को। और सी, डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी कौन सी आर्टरी जो है वो चांसेस हैं इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, आपको लिखना चाहिए। आप आगे लिख दें एक रफ एस्टीमेट, कोई फर्क नहीं पड़ता ताकि कोई मसाइल ना बने, लेकिन आप लिखें ताकि उसको पता चले कि भाई 1 होगी, 2 होगी, 3 होंगी। आप कर सकते हैं ये काम, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से रिपोर्ट बनाई नहीं जाती। मैंने कहा ना 90% रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि आपकी फंक्शनल कैपेसिटी भी पता चल गई फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन में, आपकी ये भी पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस जगह पर गड़बड़ की हुई है, कौन सी आर्टरी होगी ये, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं आपके ईटीटी से वाजे हो गए। तो असल में एक ऐसा बंदा जिसकी रुकावट है, और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि रुकावट जो है वो उसके 10% भी हो सकती है और 90% भी हो सकती है। चाहे 10% हो, चाहे 50% हो, चाहे 90 या 95% हो, एक बात तो तय है, और ये बात वाज़े तौर पर रिसर्च ने भी साबित की है कि क्लॉटिंग जो है वो इसमें से किसी ऑब्स्ट्रक्शन में भी हो सकती है। ये अलग बात है कि जाहिर है कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर ज़्यादा है तो क्लॉटिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन असल में ये कह देना कि आप 10% हैं या 20% हैं या आप सेफ हैं 60% तक या 70% तक आप सेफ हैं, ये गलत है। सेफ आप ना 10% पे हैं, ना 30% पे हैं, ना 50% पे हैं, ना 90% पे हैं। ये बात आप सुन लीजिए फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन में, क्योंकि इनमें से किसी पे भी क्लॉट होगा। और याद रखिए कि ज़्यादातर हार्ट अटैक, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, देखिए एंजाइना में और हार्ट अटैक में फ़र्क है। एंजाइना जब भी होगा ज़्यादातर फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन से हुआ, क्योंकि आप एक ख़ास हद तक चले, काम किया और आपको रुकावट आ गई, सप्लाई और डिमांड का फ़र्क आ गया, आपने हार्ट को चैलेंज कर दिया और नतीजतन आपको सिम्टम्स आ गए। ये सिम्टम्स का आना और फिर चले जाना, ये है एंजाइना। लेकिन हार्ट के अंदर अगर इन्फार्क्ट हो रहा है, जिसको हम एक्यूट हार्ट अटैक कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक कंप्लीट ब्लॉकेज होती है। और कंप्लीट ब्लॉकेज इंस्टेंटेनियसली यानी इमीडिएटली जो है वो फिक्स ब्लॉकिंग से नहीं हो रही होती है, वहाँ पे डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन का होना ज़रूरी है। यानी या तो क्लॉट बना यानी और उसने लेके बंद कर दिया सारा, या ये हुआ कि स्पाज़म हो गया कोरोनरी आर्टरीज का, ये दोनों आर्टरीज की दीवारें आकर जो थी वो मिल गई, चिपक गई। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 99.9% जो है वो क्लॉट्स वाले केसेस होते हैं, तो लिहाजा एक बात तो तय है कि एक्यूट हार्ट अटैक जिसमें इन्फार्क्ट के चांसेस होते हैं,
वो मेजॉरिटी के अंदर वो केसेस होते हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो पहले से मौजूद था, सारा मामला खराब क्लॉट ने किया है। यानी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होती है। क्यों? इसलिए कि कंप्लीट ब्लॉकेज के अंदर क्या होगा कि आपका जो हार्ट मसल है वो डेड हो जाएगा, जिसको हम इन्फाक कहते हैं। यानी एक दीवार का हिस्सा जो है, पंप करने वाली दीवार का हिस्सा, हार्ट जो है वो पंप है, वो पंप करने वाली दीवार का हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा। वो डैमेज जो है ना, वो एक ऐसा डैमेज है कि जिसको कोई भी सही नहीं कर सकता। वो हम आगे जाएंगे, बताएंगे कि क्या मामलात हैं। अभी तो सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि फेक्स ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादातर एंजाइना की अलामत में रहती है। जो हार्ट अटैक होता है वो उस फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन पे मौजूद आने वाला क्लॉट होता है, जो अचानक सप्लाई को रोक देता है और वो वहाँ पे मौजूद रहे एक ख़ास अरसे तक, यानी 6 घंटे तक, तो फिर वो उस मसल्स को डेड कर देता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अपनी ज़बान में कहते हैं। आप उसको कहने कि जी वो मसल से मर गया दिल का, अब वो रिवाइव नहीं कर सकता। लेकिन 6 घंटे के बाद यहाँ तक अभी इस मामले को रोकता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैनेजमेंट के अंदर हम आपको आगे लेके चलेंगे और मामलात को यहीं से कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।